Hello students. So we are done with the chapter work, energy and power, and today we will study next chapter, that is chapter 7, rotational motion, basically the system of particles and rotational motion. So what is system of particles? अभी तक जो हमने पढ़ा था, हम एक पॉइंट पार्टिकल की बात करते थे. पॉइंट पार्टिकल एक पार्टिकल है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर न्यूटन्स लॉज अप्लाई करे, उसमें पार्टिकल करे. क्या न्यूटन लॉज हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं? किसमें? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली सपोज मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है. अब मेरे पास एक पॉइंट पार्टिकल की बात नहीं है, एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है. जैसे कि ये मार्कर है, सपोज ये कॉन्टिन्यूस बॉडी है, ठीक है. ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है. तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी. अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है, ठीक है ना. लॉज ऑफ मोशन मतलब अभी तक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ठीक है. अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह सपोज एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर मास, कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है. ये मूव कर रहा है तो उस पे न्यूटन्स लॉज वैलिड होंगे. वैलिड हैं तो वैलिड करने के लिए हमारे को क्या थ्योरी अप्लाई करनी होगी? उस थ्योरी के लिए हमने सबसे पहले पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास. सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ते हैं हम उस थ्योरी के लिए. क्या पढ़ते हैं? सेंटर ऑफ मास. नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एक तरह की डेफिनेशन है, बेसिकली डिफाइन किया गया, कि थ्योरी बनाई गई है. किस लिए? कि जैसे ये पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी पे मास है, कॉन्टिन्यूस बॉडी है. ऐसा सपोज करते हैं कि ये पूरी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है. किसी एक पॉइंट पे मतलब ये पूरी सारे पार्टिकल्स का मास क्या है? इज इक्वल टू दिस एक पॉइंट है. यहां सपोज सारे मास एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और जितनी भी फोर्स लगेंगी उस पे वो सारी इस पॉइंट पे लग रही हैं. और मोशन भी अगर हम देखेंगे तो इसी पॉइंट का देखेंगे, ठीक है. मोशन भी देखेंगे तो हम इसी पॉइंट का देखेंगे. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर होल मास of body is supposed to be concentrated and all the external forces act on this point and motion of this body is explained by this point. जहां पर ऐसा सपोज किया गया कि सारी बॉडी का मास एक किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है. अब हम उस पॉइंट की ही बात करेंगे, उसी पे जो लॉज लगेंगे इसी पॉइंट की बात करेंगे, इसी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करेंगे, इसी पॉइंट की एक्सीलरेशन की बात करेंगे. जब मैं बोलूंगा इस पूरी बॉडी पे फोर्स लगा तो उसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट की बात कर रहे हैं. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास. क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास. क्लियर? बेसिकली क्या है? सपोज मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है. इस पूरी बॉडी, ये अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो इस पूरी बॉडी का मास सपोज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है. जितनी भी फोर्स लग रही है सारी उस पॉइंट पे लग रही है. जो कॉन्टिन्यूस बॉडीज होती हैं, कॉन्टिन्यूस मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूस बॉडी है, जनरली उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? उसके सेंटर में, ठीक है, उसके सेंटर में लाई करता है. वो डिफरेंट मास पे डिपेंड करता है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होगा. तो एक डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? सेंटर ऑफ मास. क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास ये है, सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, इसका ये सेंटर ऑफ क्या है? ये सेंटर ऑफ मास. क्लियर? सेंटर ऑफ मास है. अब अगर इस पे फोर्स लग रही है, इस सेंटर ऑफ मास पे, इसको हम जो सेंटर ऑफ मास से लाइन पास कर रही होती है उसको क्या बोलते हैं हम? लाइन ऑफ एक्शन.
ठीक है। अगर ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही होती है, अगर ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा होता है, या इसको ऐसे फोर्स लगाओ, या इसमें ये मतलब लाइन ऑफ एक्शन मतलब वो लाइन जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, अगर उसके अलोंग फोर्स लग रही है तो ये क्या करेगा, सिंपली ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा सेम स्ट्रेट लाइन में। जैसे हम बात कर रहे थे एक पॉइंट जैसे ये आगे मूव कर रहा है, मूव पूरी बॉडी कर रही है, बट थ्योरेटिकल कंसेप्ट न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या किया कि जैसे ये एक पॉइंट आगे मूव कर रहा है, क्लियर। अगर यही ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, अगर इस लाइन पे फोर्स ना लगे, इसके कहीं और यहां फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, मतलब ये मार्कर है, इस पे एक तो फोर्स ऐसे लग रही है यहां पर, इसके जो सेंटर ऑफ मास, सेंटर में अगर सेंटर पे फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो ये आगे ऐसे मूव करेगा। अगर फोर्स यहां लग रही है तो क्या होगा, घूम रहा है ना, रोटेट कर रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन कब होता है, जब जो उसका सेंटर ऑफ मास है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग फोर्स लगे जो ट्रांसलेटरी मोशन है, उसके डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस के बाद, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लियर समझ आएगा, सेंटर ऑफ मास के यहां कहीं फोर्स लग रही है, इधर लग रही है, या यहां कहीं लग रही है, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा। तो यहां से हम रोटेटरी मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास, अब एक और टर्म होती है जनरली यूज करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां पर सारे पॉइंट्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, सपोज यही बॉडी है, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर ये, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पॉइंट एट विच द फोर्स, द वेक्टर, या ऐसे लिखो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ gravitational, the resultant vector of gravitational force due to all the points acts, ठीक है, at which all the points acts, क्या चीज है, point at which the resultant vector of gravitational force due to all the points act, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसपे सारे पार्टिकल्स का रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, क्लियर, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डिफरेंट बुक्स में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी और भी क्लियर डेफिनेशंस। अ पॉइंट वेयर द होल वेट, बेसिकली क्या है, जब हम ये बात करते हैं सेंटर ऑफ मास, जहां एक ऐसा पॉइंट जहां मास सबका लाई करता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर द होल वेट ऑफ बॉडी is supposed to be concentrated, clear, जहां पर पूरा बॉडी का वेट लाई करे, मास, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट, क्लियर, मास और वेट में डिफरेंस पता है। अब जब हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे, सपोज चेयर है या टेबल है, उसका एक पर्टिकुलर जगह पे सेंटर ऑफ मास सपोज लाई कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसका वहीं लाई करेगा, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट्स छोटे हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पर लाई करता है। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है उसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। सपोज ये मार्कर है, इसका सेंटर में सेंटर ऑफ मास है, ग्रेविटी भी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अभी पास में ही है अर्थ के बिल्कुल, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। बट अगर माउंट एवरेस्ट है, सपोज माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, बहुत ऊपर है अर्थ से, माउंट एवरेस्ट का सेंटर ऑफ मास सपोज यहां लाई कर रहा है, बट एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कम होती रहती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां लाई करेगा नीचे की तरफ। बट
जो अर्थ के आसपास बॉडीज हैं, स्मॉल बॉडीज हैं, उस पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक ही पर्टिकुलर पॉइंट होता है। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहां बॉडी का सारा मास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। क्लियर? और सेंटर ऑफ वेट क्या है? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जब बॉडी का सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उस सब पार्टिकल्स की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रही है। ठीक है, अब हमें सेंटर ऑफ मास में आगे बढ़ना भी। सेंटर ऑफ मास फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास पढ़ना है हमने टू पार्टिकल सिस्टम। सपोज दो पार्टिकल हैं, उसका सेंटर ऑफ मास। फिर एक कॉन्टिन्यूस बॉडी में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, दो पार्टिकल का निकालते हैं और फिर एन पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। सो दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। सपोज ये एक पार्टिकल है m1। क्लियर? ये एक पार्टिकल है m2। ये ओरिजिन है m1, ओरिजिन से m1 का पोजीशन वेक्टर सपोज कितना है? r1। m2 का पोजीशन वेक्टर कितना है? r2। क्लियर? इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, तो m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है कितनी? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और 1 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये तो इंटरनल फोर्सेज है जो मासेस पे लग रही है। सपोज इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है, F1 एक्सटर्नल। फर्स्ट पार्टिकल पे सपोज एक्सटर्नल फोर्स है, ऐसे ही ये सेकेंड पार्टिकल पे भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ठीक है, सेकेंड पार्टिकल पे भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। सपोज इन दोनों मासेस इस सिस्टम का बेसिकली, अब सिस्टम में सिर्फ दो ही पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल नहीं अभी। इन दोनों पार्टिकल्स की वजह से कहीं ये सी पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे लाई कर रहा है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कहां लाई कर रहा है? इन दोनों पार्टिकल्स की वजह से इस सी पॉइंट पे। क्लियर? तो जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है वो है RCM वेक्टर। क्लियर? दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है? हम यहां लिख लेते हैं RCM क्या है? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। C क्या है? C खुद ही सेंटर ऑफ मास है, C पॉइंट है। मतलब इन दोनों की वजह से, ये एक सिस्टम में दो ही पार्टिकल्स हैं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है? कहीं सी पॉइंट पे। अगर ये दोनों मास सेम होते, खुद सोचो, अगर ये दोनों मास सेम होते, सपोज ये मास है, ये m1 m2, ये दोनों मास सेम है, तो इसका कहां लाई करेगा सेंटर ऑफ मास? कहीं सेंटर में। ठीक है, उसके बेसिकली कहां करता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। कहां लाई करता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। क्लियर? अगर मास सेम है तो अब इसकी डेरिवेशन करते हैं हम। सपोज यहां पे लिखते हैं इसको, सपोज R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ m1 and m2, velocity and acceleration vectors are given by, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर कितना होगा? फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? अब तो आपको क्लियर हो गया है कि v क्या लिखते हैं? dr/dt। सो dr/dt, और ये कितना होगा? dr2/dt। ऐसे ही एक्सीलरेशन वेक्टर कितना होगा? या इसको लिख सकते हैं ये, और क्या लिख सकते हैं? dr²/dt। ये लिखते हैं ना, d²r/dt² या dv/dt और d²r2/dt²। क्लियर? ये क्या है? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर है। किसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर है? सेंटर ऑफ, सॉरी, m1 पार्टिकल का और m2 पार्टिकल का। क्लियर? इतनी चीज क्लियर है। अब फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्स लग रही है? वो टोटल
फोर्स ऑन m1, टोटल फोर्स m1 पे कितनी लग रही है, सपोज F1 टोटल फोर्स लग रही है, दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। टोटल फोर्स m1 पे कितनी है, टोटल फोर्स इस पे कितनी लग रही है, एक तो इसकी वजह से इस पे इंटरनल फोर्स F1 टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और एक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ऐसे ही टोटल फोर्स ऑन m2 कितनी है, टोटल फोर्स m2 पे F2 एक्सटर्नल प्लस F21 भी लग रही है टोटल फोर्स, किस पे, इस पे, ठीक। टोटल फोर्स ऑन सिस्टम, सिस्टम पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, पूरे सिस्टम पे अगर हम टोटल फोर्स की बात करें कितनी लग रही है, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 लग रही है, दैट इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F21, इतनी लग रही है। ये क्या है, टोटल फोर्स होगी सिस्टम पे, क्लियर। अब इसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ऐसे ही F2 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ये है ना, F1 जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, F2 मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये F1 F2 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। और अगर इसमें थर्ड लॉ लगाएं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। हमेशा पेयर्स में फोर्स लगती हैं, इक्वल और अपोजिट होती हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स, इंटरनल फोर्सेस। दैट मींस F12 इज नेगेटिव ऑफ F21। पढ़ा है सबने, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बट इट एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक इधर लग रही है और एक इधर लग रही है, क्लियर। इंटरनल फोर्सेस, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, अप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। अप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 अप्लाई करेंगे तो m1a1 प्लस m2a2 दैट इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, यही होगा। और ये तो क्या हो जाएगा, F12 इज नेगेटिव ऑफ F21, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, m1a1 प्लस m1a2 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, क्लियर। और इसको F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल को कुछ F बोल दिया, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। व्हाट इज दिस, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। तो अभी तक फोर्सेस की बात करें। अब इसके बाद देखते हैं, मेरे पास क्या आ गया, ये m1a1 प्लस m2a2 इक्वल टू F, वेयर F इज, व्हाट इज F, F is total external force. What is F? F is total external force. अब सपोज ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, किस पे, सिस्टम पे। ये फोर्स कितना है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे। सपोज टोटल मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, यही तो है ना टोटल मास। लेट से इट्स कैपिटल M, ठीक है, कितना है, कैपिटल M। सो सपोज टोटल एक्सटर्नल फोर्स F acting on a system of mass m, total external force acting on a system of mass m produce an acceleration प्रोड्यूस की, दैट इज इक्वल टू ACM। फोर्स लगा टोटल सिस्टम मास पे और उसकी एक्सीलरेशन कितनी एक्सीलरेशन हुई, ACM, क्लियर।
टोटल फोर्स लग रहा है सपोज एफ किस सिस्टम पे, ऐसा सिस्टम जिसका टोटल मास है एम, इस पे लग रहा है और उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई एसीएम। ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसमें हम न्यूटन्स लॉ कैसे लगाएंगे कि सारा फोर्स किस पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। जैसे ये जो एफ फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे होल मास कंसेंट्रेटेड है बॉडी का। होल मास मतलब टोटल एम मास है, सेंटर ऑफ मास का, इस पे एफ फोर्स लग रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, एसीएम। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम इंटू एसीएम। यही मतलब हुआ इसका, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर। अब ये भी फोर्स है, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 इक्वेशन से हमने क्या निकाला, एम ए सी एम इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dvcm वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय dt इक्वल टू m1। इसको वेलोसिटी में लिख लो या फिर पोजीशन वेक्टर में लिख लो, वेलोसिटी में लिख लो या पोजीशन वेक्टर में लिख लो, m2 d स्क्वायर r2 बाय dt स्क्वायर। क्लियर। d स्क्वायर r2 बाय dt स्क्वायर। इसको भी अगर चेंज करना हो dvc बाय dm लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर कितना था पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, rcm था। कितना था सेंटर ऑफ मास का, इसको कैपिटल एम rcm। ठीक है, rcm से हमने डोनेट किया, r कैपिटल सी। क्लियर। स्मॉल cm लिखेंगे तो सेंटीमीटर लगेगा। सेंटर ऑफ मास कैपिटल cm। इस मास को हम डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं नीचे, 1/m। ये मास है, कांस्टेंट है, इसको डिनोमिनेटर इसके डिफरेंशिएशन के अंदर भी ले जा सकते हैं, उसको बाहर भी रख सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ आवर फॉर्मूला, जो हम जिस फॉर्मूला पे रीच करना है, हम इसको m2 को अंदर ले गए, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर दोनों के साथ यहां बाहर आ गया। क्लियर। इस m को भी अंदर रख सकते हैं, d स्क्वायर rcm बाई dt स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m। अब ये भी सेम है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, बाहर d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर है, दैट मीन्स दिस rcm is equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, क्या आ गया मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया। एक बार आप करोगे डेरिवेशन बहुत इजी लगेगी। सेंटर ऑफ मास का क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स अगर टू पार्टिकल्स हैं मेरे पास, दो पार्टिकल्स हैं मेरे पास, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, दो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट मास के, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, टोटल मास कैपिटल M भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब इस केस में इफ, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, अगर दोनों मास सपोज सेम होते, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, अगर दोनों मास सेम होते तो कितना होता, कहां लाई करना चाहिए था, कहीं सेंटर में, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। सपोज ये दो मास है, दोनों मास सेम होते तो इसके मिड पॉइंट पे लाई करता सेंटर ऑफ मास। पूरी दोनों मास का कहीं हमें एक एवरेज लेना है। बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है बहुत ज्यादा, बहुत एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास के बेसिकली इन सारे मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। बेसिकली पूरी बॉडी का एक एवरेज ले लिया, तो दो पार्टिकल्स का एवरेज क्या होता है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना। आइए इस फॉर्मूला से देखते हैं। अब यहां पर मास सेम है, m2 भी m है, m1 भी m है, कितना हो गया, m प्लस m, कितना आ जाएगा, r1 प्लस r2 बाई 2। तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई किया, अगर मास सेम है तो सेंटर में। ठीक है, सेंटर ऑफ, ये दोनों मास सेम है तो कहां लाई करेगा, सी पॉइंट, इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, सेंटर पे लाई करेगा। ऐसे ही कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी है,
अभी कॉन्टिन्यूस बॉडी के बारे में बात करेंगे, उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, उसके मिड पॉइंट। क्लियर। अब ये तो था टू पार्टिकल्स का केस, ठीक है। ये किसका पार्टिकल्स का केस था, दो पार्टिकल है। अब हमेशा एक कॉन्टिन्यूस बॉडी में दो पार्टिकल तो होंगे नहीं, कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक। फॉर n पार्टिकल सिस्टम, अब n पार्टिकल के सिस्टम के लिए क्या होगा, अब हमें टू पार्टिकल का पता है, हम इजीली m पार्टिकल का लिख सकते हैं। RCM कितना होगा n पार्टिकल के लिए, m1 r1 प्लस m2 r2, ये दो पार्टिकल के लिए था। तीन पार्टिकल हुए तो m3 r3, ऐसे ही n पार्टिकल हुए तो mn rn डिवाइड बाय टोटल मास, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सबका टोटल मास। सो दैट इज द पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। क्लियर। अब ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। यहां भी ये क्या था, ये बेसिकली मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाया था, ठीक है ना। तो ये r है, इसका x का भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब x डायरेक्शन में कुछ, ऐसे ही y डायरेक्शन में कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। तो x डायरेक्शन में होगा तो यहां क्या आ जाएगा, सिंपली m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y में होगा तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मतलब r क्या है, वेक्टर लिख रहा हूं ना, तो इसका x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर होता है ना xi प्लस yj, तो x पोजीशन वेक्टर x कोऑर्डिनेट कितना होगा पोजीशन वेक्टर का, m1 x1 आ जाएगा, जो यहाँ इस पॉइंट पे ये क्या होगा x2 y2, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी x1 y1 कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, कितना xcm ycm, इसका भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा xcm और ycm, किसका, rcm का। क्लियर। तो xcm ycm में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा एक बार, r की जगह एक बार y आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ ये सपोज RCM लिखा, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा। अब ये ऐड हो रहा है, बेसिकली क्या ऐड हो रहा है, कोई i की वैल्यू 1 से n तक, 1 से n तक, एक बार i को 1 डालेंगे, ये क्या है, सबमिशन का साइन होता है ना, प्लस i को 2 डालेंगे तो m2 r2, i को 3 डिवाइडेड बाय, या तो इसको ऐसे लिख लो टोटल मास, इसको i की वैल्यू 1 2 3 4 डालोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला लिखने का तरीका है शॉर्ट वे। क्लियर। इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल मास। ये क्या है, टोटल मास ही तो होगा सिस्टम का। सो ये भी n पार्टिकल सिस्टम का एक फॉर्मूला है, n पार्टिकल सिस्टम का। r तो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर जरूर लगाना है, मार्क्स विल डिडक्ट अगर वेक्टर नहीं लगेगा। क्लियर। सो ये RCM है। अगर यहीं पर XCM की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल है सर, आप बोलोगे XR की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, XI आ जाएगा। क्लियर। अगर YCM की बात करेंगे, अगर YCM की बात करेंगे तो R की जगह क्या आ जाएगा, मतलब Y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना होगा, Y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का होगा I 1 से n, ये Y कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का। क्लियर। सो याद क्या रखना है हमारे को, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स याद रखना है। फिर कितना भी आ जाए आपको सिंपली ऐड करना है। सपोज ये यहां, सपोज ऐसा होता कि ये तीन पार्टिकल होते, एक यहां और एक यहां, इसका कोऑर्डिनेट दिया होता कुछ, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया होता, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, यहां कुछ मास दिया होता। क्लियर। तो क्या करते आप, m1 r1, या अगर xy निकालना है तो m1 अगर न्यूमेरिकल आता है तो m1 x, इसका x क्या है 0, प्लस m2 इसका x दिया होगा, प्लस m3 इसका भी x दिया होगा, डिवाइड बाय टोटल, तो xcm की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपली। क्लियर। क्या आ जाएगा, सिंपल xcm की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वेक्टर यहां नहीं आएगा क्योंकि r पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इट कंप्राइज ऑफ x एंड y। ठीक है। वेक्टर तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना, ये r क्या होता है, दैट इज xi प्लस yj, वेक्टर तो ये रहे यूनिट वेक्टर। क्लियर। तो ये क्या आ गया, n पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास आ गया। अभी ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल है, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, डिस्क्रीट पार्टिकल है। अगर ये डिस्क्रीट पार्टिकल की जगह कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हो तो क्या होगा, अगर ये
डिस्क्रीट पार्टिकल की जगह कॉन्टिन्यूस सिस्टम हो तो क्या होगा? इफ सिस्टम इज कॉन्टिन्यूस, मतलब ऐसे हम गिन नहीं सकते 5 पार्टिकल, 8 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है पूरा, मतलब एक बहुत पास पास है पार्टिकल कि हमें ऐसे लग रहा है कि एक पूरी कॉन्टिन्यूस बॉडी है, ये पूरी कॉन्टिन्यूस बॉडी है। अगर कभी इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं? हम बात करते थे इंटीग्रेशन का यूज करके। सो सब्मिशन विल चेंज इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो सब्मिशन लिख रहा हूं ये कब होता है? जब हमें पता हो 100 पार्टिकल का सम करना है, 200 पार्टिकल का सम करना है, ठीक है ना। जब हम पार्टिकल गिन ही नहीं पा रहे, हमें कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबमिशन को, होता तो सेम ही चीज है, इंटीग्रेशन भी सम ही होता है एक तरह का, और ये सबमिशन का साइन है। क्लियर? सो उस केस में आरसीएम क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस केस में ये तो मास है, ठीक है। सो आरसीएम कितना हो जाएगा? 1/m दिस आर डीएम। ये क्या है? स्मॉल मास। कैसे करेंगे? ये छोटा सा मास लेंगे, डीएम मास है, छोटा सा कुछ एलिमेंट ले लिया डीआर, उसका छोटा सा मास है डीएम, फिर उसकी बाउंड्रीज पता होंगी तो हम वहां इंटीग्रेट कर देंगे। कुछ नहीं किया। अगर सपोज मैं इसका करके दिखाऊं, यहां XCM, कॉन्टिन्यूअस केस में XCM क्या होगा? इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस व्हाट इज XCM? सो XCM की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1/m x dm। क्या था यहां पर? ये स्मॉल मास। अब ये स्मॉल मास का क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे x डायरेक्शन में, सपोज ये जो मास था ये कॉन्टिन्यूस है, पूरा कॉन्टिन्यूस, मतलब एक मार्कर है, मैं इसमें कहीं मास, छोटा सा मास लूंगा ना, डीएम मास लूंगा। क्लियर? और ये x डायरेक्शन में है, उसके ऊपर इंटीग्रेट कर दूंगा छोटे छोटे डीएम मास, पूरा लिमिट फ्रॉम 0 टू, सपोज ये L लेंथ का है L। मैं आपको एक रॉड का एग्जांपल भी कराता हूं। क्लियर? तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस के केस में। ऐसे ही YCM का केस होगा। YCM में कितना होगा? x डायरेक्शन में, ऐसे ही y डायरेक्शन में YDM। ऐसे ही अगर ZCM होगा, 3 डायमेंशन है सपोज, सो ZDM। तो कॉन्टिन्यूस केस में बेसिकली सबमिशन कहां चेंज हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन। क्लियर? सबमिशन कैसे चेंज हो जाएगा? इंटीग्रेशन में। अब आपको एक यही कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का एक एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म rod of mass m and length l। ठीक है, क्वेश्चन आता है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज, तो सेंटर ऑफ मास प्रूव करना है। सेंटर ऑफ मास कहां होगा? यूनिफॉर्म रॉड है कोई भी, ये यूनिफॉर्म रॉड है एक, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? l। यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मास है, इसका मास कितना है? m मास है कोई, ठीक है, इसका मास कितना है? m मास है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इस मार्कर की तरह, एक तरह से मार्कर है l लेंथ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। कॉन्टिन्यूअस बॉडी है बिल्कुल, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस ज्योमेट्रिकल बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर पे। बट हमेशा ऐसे नहीं होता, मैं भी आपको आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफरेंट बॉडीज में सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है उसके बारे में भी बताऊंगा। बट ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है एल लेंथ की, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? ऑब्वियसली इसके सेंटर में, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे इसको? ठीक, सपोज यहां एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं मैं dx। क्लियर? एक स्मॉल x डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन की बात करें, स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं dx। ये यहां स्टार्ट करें 0 से, कहां तक जाएगी? लेंथ, तभी तो लेंथ l होगी ना। ये 0 से स्टार्ट करेंगे और l तक, बेसिकली l लेंथ की रॉड है, ठीक है, तो कहीं पर 0 लेंगे हमने, कहीं पर l ले लिया। सो अब ये dx एलिमेंट जो है, सपोज इसका मास है dm, ठीक है, तो ये dm मास कितना होगा हमें यही फाइंड आउट करना होता है।
अगर एग्जांपल आता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का, तो आपके सिलेबस में बस ये यूनिफॉर्म रॉड ही है, इसी को समझना है, ठीक है। डीएम मास कितना होगा, क्लियर। अब अगर लेंथ एल है, यूनिटरी मेथड बता रहा हूं, अगर लेंथ एल है तो मास कितना है रॉड का, एम, पूरी रॉड का मास कितना है, कैपिटल एम। इफ लेंथ इज एल देन मास इज एम, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अगर लेंथ 1 है तो मास कितना होगा, m बाय एल, कितना मास होगा m बाय एल। और अगर लेंथ dx है तो कितना मास होगा, m बाय एल इंटू dx। यही होता है ना, यूनिटरी मेथड ऐसे ही करते थे छोटी क्लासेस में। जब लेंथ l है मास m है, जब लेंथ 1 है मास m बाय एल है, जब लेंथ dx है तो मास कितना है, इतना मास है। कितना मास है dx, लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग dm मास है, और उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। बस यही निकालना होता है मेन, क्लियर। मुझे dm की वैल्यू निकालनी है, जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, सपोज dx एलिमेंट लिया, उसका मास है dm, तो कितनी वैल्यू है, उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है यूनिटरी मेथड। अगर लेंथ l है मास m है, लेंथ 1 है मास m बाय l, और लेंथ dx है तो मास कितना है, इतना मास है। और कितना मास होगा dx एलिमेंट का, dm, तो dm की ये वैल्यू आ गई। बस अब तो हमें पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय m r dm, यही होता है ना, 1 बाय m r dm। बट हमें किस में निकालना है, एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, xcm की, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, xcm xdm, ठीक है। एक रॉड है, मतलब बेसिकली मैंने आपको ये रॉड ब्रॉड बनाई है, ये जो रॉड है ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे थिन यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। मतलब इसका ये वाला डायमेंशंस मैटर नहीं करता, बस एक्स डायरेक्शन में है, क्लियर। कैलकुलेशन के लिए, इसका ड्राइंग के लिए अच्छे से इसको बना दिया। एक्ससीएम ये है, तो मुझे क्या चाहिए था, बेसिकली डीएम चाहिए था, किसके टर्म्स में, एक्स की टर्म में, तभी तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो इसको अगर आगे सॉल्व करें हम, इसको यही सॉल्व करते हैं, एक्स सी एम इक्वल टू 1 बाय एम एक्स, डीएम की वैल्यू कितनी है, एम बाय एल इंटू डी एक्स, एम बाय एल इंटू डी एक्स। और इसकी लिमिट क्या है, इस dx की जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dx, इसकी लिमिट क्या है dx की, कहां से कहां तक है, ये x हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, कहां से स्टार्ट है, 0 से, और कितनी लेंथ है, l लेंथ है, तो 0 से l इसकी लिमिट होगी, इसलिए मैंने लिखा था 0 से l, क्लियर। क्या है ये, स्मॉल एलिमेंट है dx की लिमिट कितनी है, 0 से l, x डायरेक्शन की बात करें ना, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। dm तो एक क्या है, dm को हमें x के dx की टर्म से लिखना ही पड़ेगा, dm को dx की टर्म्स में लिखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एट द एंड हमें निकालना तो कोऑर्डिनेट है ना सेंटर ऑफ मास का, x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस मास को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ला सकते हैं, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, x dx, 0 से l, m से m कैंसिल हो जाएगा। अब x dx का आपको इंटीग्रेशन आई एम श्योर अच्छे से पता लग गया होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यही होता है ना, कितना होगा, x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स क्या आएंगी, 0 टू l, और ये एक l भी बचा था यहाँ, ये डिनोमिनेटर में क्या बचा था, साथ में एक l, ठीक है ना, ये भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। xcm अंदर क्या है, एक बार l की वैल्यू डालेंगे, l स्क्वायर बाय 2 माइनस एक बार 0 डालेंगे x की जगह, ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट्स, तो ये कितना आ गया आंसर, l बाय 2, xcm की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, l बाय 2, और होना भी चाहिए था। कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में, l बाय 2, हाफ लेंथ पे लाई कर रहा है, क्लियर। हमें यहाँ xcm क्यों निकालना है, क्योंकि थिन यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, थिन यूनिफॉर्म रोड है, खाली xcm की जरूरत थी, x एक्सिस में थिन यूनिफॉर्म रोड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास प्रूव करना था कि सेंटर पे लाई करा, हमने प्रूव कर दिया कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, l बाय 2 पे। मैंने कुछ नहीं किया था,
मैं बोल रहा हूँ dm को dx के टर्म में लिखना है यूनिटरी मेथड से, और उसके बाद सिंपली ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा अभी सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूअस बॉडीज में ये होता है। अगर डिस्क्रीट हो 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है m1r1 प्लस m2r2। अगर 2 पार्टिकल है तो m1 प्लस m2 है ना। अगर x है तो यहाँ x आ जाएगा, r की जगह y है तो y आ जाएगा। बट अगर कॉन्टिन्यूअस है जैसे कि यूनिफॉर्म रोड, आपके सिलेबस में ये एक ही कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है तो ये जनरली सिलेबस पूछते हैं एग्जाम में, तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, एट सेंटर L/2 पे। क्लियर। सो हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा और सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रोड का कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम क्या होगा उसके बारे में पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। बहुत सिंपल है, आप एक बार बुक से इसको स्टडी करेंगे, साथ साथ कोई भी बुक से ये लेक्चर देखने के बाद पढ़ेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।